नमस्कार। आज हम अध्ययन करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य का प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य का इतिहास संपूर्ण विस्तृत एवं हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से। अगर आप यूपीपीसीएस, आरओआरओ तथा सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मौर्य साम्राज्य की। बैकग्राउंड देखते हैं तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध पर क्रूर और लालची शासक घनानंद यानी कि नंद वंश का कुशासन था। जनता करों के बोझ से त्रस्त थी और बदलाव चाहती थी। जनता क्या थी? करों के बोझ से त्रस्त थी, यानी कर बहुत ज़्यादा लगा दिए थे उसने, और जनता बदलाव चाहती थी। इसी समय उत्तर पश्चिम भारत पर सिकंदर का आक्रमण होता है, जिसने राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर दी थी। इस विकट परिस्थिति में महान कूटनीतिक चाणक्य ने एक सुदृढ़ साम्राज्य की योजना बनाई। चाणक्य ने सुदृढ़ साम्राज्य की योजना बनाई। साम्राज्य की स्थापना कैसे होती है? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के कुशल मार्गदर्शन में एक शक्तिशाली जनसेना तैयार की। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के साथ मिलकर एक कुशल जनसेना तैयार की। उन्होंने घनानंद को पराजित कर मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया। घनानंद को पराजित कर मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया। ये केवल एक वंश का परिवर्तन नहीं था, बल्कि भारत में केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था की वास्तविक शुरुआत थी। ये केवल वंश का परिवर्तन नहीं था, बल्कि भारत में कुशल प्रशासन व्यवस्था की शुरुआत थी। इतिहास के प्रमुख स्रोत, कहाँ से इसकी जानकारी हमें मिलती है? तो मौर्य काल का इतिहास जानने के लिए हमारे पास द्विआयामी साक्ष्य उपलब्ध हैं। एक तो साहित्यिक स्रोत हैं, जिसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, ये 3 ग्रंथ मिलते हैं साहित्यिक स्रोतों में। इनसे हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। उसके बाद पुरातत्व स्रोत, इसमें अशोक के शिलालेख, स्तंभलेख में जूनागढ़ अभिलेख और मौर्यकालीन चमकीले काले मृतभांड मिलते हैं, जिनसे हमें मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है। इन स्रोतों के कारण ही मौर्य काल को भारत का पहला प्रमाणिक ऐतिहासिक काल कहा जाता है, कि पहले ऐतिहासिक प्रमाण इसी काल के मिलते हैं, इसलिए पहला प्रमाणिक ऐतिहासिक काल कहा जाता है मौर्य काल को। अब देखते हैं साहित्यिक स्रोत कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये क्या कहता है? ये ग्रंथ मूलतः राजनीति, लोक प्रशासन और कूटनीति पर आधारित है। ये इकोनॉमी नहीं है, इसमें ये राजनीतिक, लोक प्रशासन और कूटनीति पर आधारित है। अर्थशास्त्र नाम होने पर भी ये केवल धन का शास्त्र नहीं है। ये संस्कृत भाषा में गद्य और पद्य दोनों शैलियों में रचित है। इसमें कुल 15 अधिकरण, 180 उपभाग हैं। इसमें राजा को सलाह देने के लिए गुप्तचर प्रणाली और लोक कल्याणकारी कार्यों का अद्भुत खाका खींचा गया है। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत क्या है? कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने राज्य को एक मानव शरीर की तरह माना। इसमें 7 अनिवार्य अंग बताए हैं। किसमें? राज्य के। पहला स्वामी, जो कि राजा होता था, राज्य का सिर एवं सर्वोच्च नेता। जो स्वामी होता था राजा, वो राज्य का सिर और सर्वोच्च नेता होता था। उसके बाद अमात्य, मंत्री होते थे। राज्य की आंखें यानी कुशल अधिकारी जो मंत्री होते थे, उनको राज्य की आंखें कहा जाता था। जनपद, क्षेत्र एवं जनता, राज्य संघ, राज्य की जंघा या पैर। क्षेत्र या जनता को राज्य की जंघा और पैर कहा जाता था। उसके बाद दुर्ग, किला, राज्य की भुजाएं, किला को राज्य की भुजाएं कहा जाता था, जो कि सुरक्षा कवच होता था। उसके बाद कोष यानी कि धन, राज्य का मुख कहा जाता था। धन को राज्य का मुख कहा जाता था, जो आर्थिक मजबूती देता था। उसके बाद दंड बल, सेना, सेना को दंड या बल कहा जाता था, जिसको राज्य का मस्तिष्क कहा जाता था। मित्र, राज्य के कान, विपत्ति में साथ देने वाला पड़ोसी। मित्र को राज्य के कान कहा जाता था, यानी कि स्वामी को राज्य का सिर कहा जाता था। अमात्य, जो कि मंत्री होता था, उसको राज्य की आंखें कहा जाता था। और जनपद, जिसको क्षेत्र या जनता होती थी, जिसमें राज्य की जंगा और पैर होते थे। दुर्ग यानी किला, राज्य की भुजाएं। और कोष, धन, राज्य का मुख होता था। और दंड या बल, मतलब जिसमें सेना होती थी, राज्य का मस्तिष्क कहा जाता था। और मित्र को राज्य के कान, यानी कि विपत्ति में साथ देने वाला पड़ोसी देश, इसमें आता था। ये सप्तांग सिद्धांत है कौटिल्य के। मेगस्थनीज की इंडिका क्या बताती है? तो मेगस्थनीज यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने पाटलिपुत्र नाम पालिब्रोथा लिखा। पाटलिपुत्र को उसने पालिब्रोथा लिखा और इसे भारत का सबसे बड़ा नगर बताया। उसने लिखा कि नगर की सुरक्षा के लिए लकड़ी के विशाल प्राचीर दीवारें और गहरी खाइयाँ बनी थीं। वह भारतीय समाज के ईमानदार चरित्र और चोरी न होने की प्रवृत्ति से बहुत प्रभावित हुआ था। पुरातात्विक स्रोत देखते हैं। अशोक भारत का पहला शासक था, जिसने अभिलेख के माध्यम से सीधे अपनी प्रज्ञा यानी प्रजा से संवाद स्थापित किया। ये प्रेरणा उसे ईरान यानी फारस के राजा डेरेसियस प्रथम से मिली थी। अशोक के अभिलेख शिलाओं के स्तंभों, गुफाओं पर उकेरे गए हैं। इनकी भाषा का आम जनमानस की भाषा यानी प्राकृत हुआ करती थी। अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा में हुआ करते थे। लिपि और वाचन का इतिहास। अशोक के अभिलेखों में मुख्य रूप से 4 लिपियों का प्रयोग हुआ है। ब्राह्मी लिपि भारत में के अधिकांश हिस्सों में मिली है। खरोष्टी लिपि उत्तर पश्चिम भारत पाकिस्तान में दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अरामी और ग्रीक लिपि अफगानिस्तान क्षेत्र में मिली है। खोज 1750 में पाद्रे टिफेथेलर ने सबसे पहले दिल्ली मेरठ स्तंभ से खोज की इसकी।
और वाचन 1837 में ब्रिटिश विद्वान जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार इन लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। जो अशोक के अभिलेख हैं इनको जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पहली बार पढ़ने में सफलता प्राप्त की। अब देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। 322 से 298 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा। इन्होंने मौर्य वंश का संस्थापक और पहला चक्रवर्ती राजा माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का संस्थापक और पहला चक्रवर्ती राजा माना जाता है। यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस के नाम से पुकारा गया है। यूनानी ग्रंथ में इसको सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस नाम से पुकारा गया है। विलियम जोन्स ने सबसे पहले प्रमाणित किया कि सेंड्रोकोटस कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य ही है। ये प्रमाणित किसने किया? विलियम जोन्स ने, कि सेंड्रोकोटस कोई और नहीं जब बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य ही है। उन्होंने कबीलाई और बटे हुए भारत को संगठित कर एक राष्ट्रीय सीमा के भीतर बांधा। सेल्यूकस निकेटर से युद्ध होता चंद्रगुप्त का 305 ईस्वी में ईसा पूर्व में। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने खोजे हुए भारतीय क्षेत्र को जीतने के लिए आक्रमण किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने भीषण युद्ध में सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। उसके बाद विवाह की संधि की। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना यानी कर्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त से किया। ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह हुआ उस टाइम का। क्षेत्र लाभ चंद्रगुप्त को दहेज में काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान का विशाल क्षेत्र मिला चंद्रगुप्त को। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। चंद्रगुप्त का अंतिम समय और जैन धर्म। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त ने व्याकुल हो उठे और राजपाट अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया। भीषण अकाल से चंद्रगुप्त व्याकुल हो गए। उन्होंने राजपाट अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया। उन्होंने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। वे दक्षिण भारत के कर्नाटक में स्थित श्रवणबेलगोला की पहाड़ियों में चले गए। वहाँ 298 ईस्वा पूर्व में उन्होंने जैन प्रथा, संलेखना या संथारा, भूखे प्यासे रहकर अपने प्राण त्याग दिए। संथारा पद्धति से अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद बिंदुसार 298 से 273 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी और पुत्र था बिंदुसार। इन्होंने संस्कृत ग्रंथों में अमित्रघात यानी शत्रुओं का संहार करने वाला कहा गया है। जो बिंदुसार है उसको संस्कृत ग्रंथों में अमित्रघात कहा गया। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रुओं का संहार करने वाला। वायु पुराण में उन्हें मध्यसार और जैन ग्रंथों में सिंहसेन के नाम से जाना गया है। बिंदुसार ने नए क्षेत्र तो नहीं जीते, लेकिन पिता से मिले विशाल साम्राज्य को पूरी तरह सुरक्षित और अक्षुण्ण रखा। वे आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे जो नियति यानी भाग्य पर विश्वास करता है। आजीवक संप्रदाय भाग्य पर विश्वास करता है। बिंदुसार के विदेशी संबंध क्या थे? बिंदुसार के समय यूनानी राज्यों के साथ मधुर कूटनीतिक संबंध थे। सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा। बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत आया? तो डायमेकस। मिस्र के राजा टालेमी फिलाडेल्फस ने डायनेसिस नामक राजदूत भेजा। मिस्र का जो राजा था फिलाडेल्फस ने डायनेसिस नामक राजदूत भेजा। रोचक तथ्य क्या है? तो बिंदुसार ने सीरिया के राजा से 3 चीज़ें मांगी। बिंदुसार ने सीरिया के राजा से 3 चीज़ें मांगी: मीठी मदिरा यानी कि अंगूरी शराब, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक। यूनानी राजा ने दार्शनिक देने से मना कर दिया क्योंकि वहाँ कानून के अनुसार मनुष्य का क्रय विक्रय वर्जित था। बाकी चीज़ें भेज दी। तक्षशिला का विद्रोह कब होता है? तो बिंदुसार के शासनकाल में उत्तर पश्चिम प्रांत की राजधानी तक्षशिला, वहाँ के अधिकारियों के अत्याचार के खिलाफ 2 बड़े विद्रोह हुए। पहले विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक को भेजा, जो उस समय उज्जैन का गवर्नर था। अशोक ने शांतिपूर्ण विद्रोह शांत किया। दूसरे विद्रोह को दबाने के लिए बड़े पुत्र सुसीम को भेजा, परंतु वह असफल रहा। इस घटना ने अशोक की प्रशासनिक और सैन्य श्रेष्ठता सिद्ध कर दी। अशोक महान 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात 273 ईसा पूर्व में अशोक ने सत्ता पर नियंत्रण कर लिया, परंतु गृहयुद्ध और भाइयों के विवाद के कारण उसने ग्रंथों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। हालांकि इतिहास में इसे अभी तक प्रमाणित नहीं किया गया। अभिलेखों में अशोक को देवानाम प्रिय यानी कि देवताओं के प्रिय और प्रियदर्शी कहा गया है। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में उसका वास्तविक नाम अशोक स्पष्ट मिलता है। ऐतिहासिक युद्ध कलिंग का युद्ध अशोक का ऐतिहासिक युद्ध था। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में अशोक ने उड़ीसा तट पर स्थित कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग व्यापारिक और सामरिक दृष्टि से दक्षिण भारत जाने वाले समुद्री मार्गों का नियंत्रण हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये युद्ध भारतीय इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध हुआ, जिसमें 1 लाख से अधिक लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बेघर या बंदी बनाए गए। अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया इसी युद्ध के बाद। युद्ध के मैदान में बहती खून की नदियाँ, रोते हुए अनाथ बच्चे और विधवा महिलाओं की चीखें सुनकर अशोक का मन गिलानी और गहरे पश्चाताप से भर गया। उन्होंने सदा के लिए अस्त्र शस्त्र त्यागने की कसम खाई। अशोक ने साम्राज्यवादी विस्तार की नीति यानी कि भेरी घोष युद्ध की घोषणा को बदलकर शांति और नैतिक विस्तार की नीति धम्मघोष अपनाया। भेरी घोष के स्थान पर धम्मघोष अपनाया। इस ऐतिहासिक हृदय परिवर्तन का पूरा विवरण अशोक के 13वें बृहद शिलालेख में दर्ज है। बौद्ध धर्म की दीक्षा। फिर अशोक बौद्ध धर्म अपना लेता है। कलिंग के युद्ध के बाद अशांत मन को शांत करने के लिए अशोक ने बौद्ध धर्म का आश्रय लिया। प्रारंभ में एक बालक बौद्ध
भिक्षु निग्रोध के वचनों से वे प्रभावित हुए। बाद में प्रसिद्ध बौद्ध आचार्य उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। इसके बाद अशोक ने शिकार खेलना बंद कर दिया और बौद्ध तीर्थ स्थानों बोध गया, सारनाथ, लुम्बिनी की धम्म यात्राएं प्रारंभ कर दी। अशोक का धम्म कोई नया धर्म या पूजा पद्धति या संप्रदाय नहीं था। यह समाज को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने के लिए नैतिक नियमों की एक संहिता थी। अशोक ने अपने दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में स्वयं प्रश्न किया कि चू धम्मे, धम्म क्या है, किम चू धम्मे, धम्म क्या है, और फिर उत्तर दिया अप आसिनवे यानी कि पाप मुक्ति, बहुकयाने यानी कल्याण, दयादाने यानी कि दान, सच्चे साच्चे यानी कि पवित्रता ही धम्म है। इसमें माता पिता की आज्ञा मानना और जीव हत्या न करना सबसे प्रमुख कर्तव्य माना गया है। धम्म प्रचार के उपाय। अशोक ने धम्म प्रचार के लिए अपने शासन के 14 वर्ष में धम्म महामात्र नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की। इसका काम जनता के बीच जाकर नैतिक मूल्यों को जगाना और जेल के कैदियों तक की समस्याओं का मानवीय आधार पर निवारण करना था। अशोक ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजे। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म की मूल बोधि वृक्ष की शाखा देकर श्रीलंका यानी कि सिंगल द्वीप भेजा। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व इसी के समय में होती है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म में पैदा हुए मतभेदों और आंतरिक कुरीतियों को दूर करने के लिए राजधानी पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। इस संगीति के अध्यक्ष महान बौद्ध भिक्षु मोगाली पुत्र तिस्स थे। इसी बौद्ध संगीति के दौरान बौद्ध दर्शन के तीसरे महत्वपूर्ण पिटक अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। इसके बाद बौद्ध धर्म राजकीय संरक्षण के कारण एक स्थानीय धर्म से उठकर अंतर्राष्ट्रीय धर्म बन गया। अब देखते हैं मौर्यकालीन केंद्रीय शासन व्यवस्था क्या थी। तो मौर्य प्रशासन भारत के इतिहास की पहली और सबसे बड़ी केंद्रीय नौकरशाही व्यवस्था थी। प्रशासन का केंद्र बिंदु स्वयं राजा होता था। वह कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका का सर्वोच्च प्रधान था। अशोक ने राजतंत्र को एक नया आयाम दिया, पितृ सत्तात्मक राजतंत्र। उन्होंने अपने कलिंग पृथक शिलालेख की घोषणा की, सबे मनुष्य प्रजा ममा, सारी प्रजा मेरी संतान है। सबे मनुष्य प्रजा ममा इसमें लिखा था, तो इसका मतलब हुआ सारी प्रजा मेरी संतान है। राजा की सहायता के लिए एक उच्च स्तरीय मंत्री परिषद होती थी। अब देखते हैं शीर्ष अधिकारी कौन कौन से होते थे। तो अर्थशास्त्र में मौर्य प्रशासन में 18 पदाधिकारियों को उल्लेख है, जिन्हें तीर्थ या महामात्र कहा जाता था। ये मौर्य इस प्रकार हैं जो प्रमुख थे। पहला पुरोहित, प्रधानमंत्री है एवं मुख्य धार्मिक सलाहकार पुरोहित होता था। दूसरा समाहर्ता, राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी टैक्स कलेक्टर समाहर्ता। तीसरा होता था सन्निधाता, राजकीय कोषाध्यक्ष यानी कि चीफ ट्रेजरर। उसके बाद चौथा नायक, नगर रक्षा और युद्ध में सेना का नेतृत्व करने वाला नायक होता था। व्यवहारिक, दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश व्यवहारिक कहलाता था। द्वितीय श्रेणी अधिकारी कौन कौन से थे। तो शीताध्यक्ष राजकीय भूमि का प्रबंधन और आय का हिसाब रखता था। उसके बाद पणयाध्यक्ष वाणिज्य व्यापार और बाजार नियंत्रण व्यवस्था इसके हाथ में थी। पौतवाध्यक्ष मापतौल का निगमन करता था। सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई वस्त्र उद्योग का प्रबंधन करता था। उसके बाद सूराध्यक्ष आबकारी यानी शराब मदिरा बिक्री है तो विभाग का नियंत्रण करता था। मौर्यकालीन गुप्तचर प्रणाली कैसी थी। साम्राज्य की सुरक्षा और विद्रोह को रोकने के लिए कौटिल्य ने एक अत्यंत गुप्त और व्यापक जासूसी नेटवर्क तैयार किया था। गुप्तचरों को कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा जाता था। इसके दो प्रमुख प्रकार थे। संस्था, एक ही निश्चित स्थान जैसे दुकान, आश्रम, सराय पर छद्म रूप से रहकर जासूसी करने वाले जासूस संस्था थे। उसके बाद संचरा, लगातार देश विदेश में घूमकर सूचना एकत्र करने वाले गतिशील जासूस। जो संस्था थे वो एक जगह पर रहकर जासूसी करते थे। जो संचरा थे वो देश विदेश में घूमकर जासूसी करते थे। महिलाएं, ज्योतिषी, रसोइये और भिक्षु भी गुप्तचर के रूप में कार्य करते थे। इसमें महिलाएं थी, ज्योतिषी थी, भिक्षु थे, रसोइये थे, ये गुप्तचर के रूप में कार्य करते थे। अब देखते हैं मौर्यकालीन संगठन कैसा था। तो मौर्य राजाओं के पास एक अत्यंत विशाल और अजेय स्थायी सेना थी। प्लिनी के अनुसार चंद्रगुप्त के पास 3 लाख पैदल सेना, 30,000 हाथी हुआ करते थे। मेगास्थनीज के अनुसार इस विशाल सैन्य प्रबंधन के लिए 30 सदस्यों का एक बोर्ड था, जो 6 विभिन्न समितियों में प्रत्येक में 5 सदस्य में बटा था। पैदल सेना, नौसेना, अश्वसेना, रथ सेना, गज सेना और रसद समिति इसमें हुआ करती थी। प्रांतीय प्रशासन कैसा था। अशोक के समय विशाल साम्राज्य सुचारू रूप से संचालन के लिए 5 प्रमुख प्रांतों में चक्रों में बांटा गया था, जिनका नियंत्रण राजकुमारों यानी कुमार या आर्यपुत्र के हाथों में था। उत्तरापथ तक्षशिला था। अवंती राष्ट्र उज्जैनी जिसकी राजधानी थी। दक्षिणापथ सुवर्णगिरी सोने के खजाने के लिए प्रसिद्ध था। कलिंग तोसली जिसकी राजधानी थी। प्राचीन मध्य प्रदेश पाटलिपुत्र राज्य का मुख्य केंद्र हुआ करता था। उसके बाद देखते हैं स्थानीय एवं नगर प्रशासन कैसा था। प्रांत के नीचे जिला होता था जिसे आहार या विषय कहा जाता था। इसका प्रधान प्रादेशिक होता था। नगर प्रशासन कैसा था। तो मेगास्थनीज ने विशेष रूप से पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया है। नगर का प्रबंधन 30 सदस्यों का बोर्ड करता था और 6 समितियों में विभाजित था। इन समितियों का मुख्य
काम जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना था, विदेशियों की सुरक्षा, उद्योगों की जांच, व्यापार पर टैक्स और बिक्री कर वसूलना इनका काम था। न्याय प्रणाली कैसी थी? सम्राट न्याय का सर्वोच्च स्रोत था। यह प्रशासनिक स्तर पर 2 प्रकार के न्यायालय कार्यरत थे। धर्मस्थलीय न्यायालय एक प्रकार का दीवानी न्यायालय था, जहाँ जमीन जायदाद, विवाह और चोरी डकैती के मामलों की सुनवाई होती थी। उसके बाद कंटक शोधन न्यायालय एक प्रकार का फौजदारी न्यायालय था, जो राज्य और नागरिकों के बीच विवादों या गंभीर अपराधों का निपटारा करता था। धर्मस्थलीय न्यायालय और कंटक शोधन 2 न्यायालय हुआ करते थे। न्याय व्यवस्था में अपराधियों से सच उगलवाने के लिए कठोर शारीरिक यातनाएं दी जाती थी। मौर्य अर्थव्यवस्था कृषि क्रांति क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि थी। लोहे के उपकरणों के बढ़ते उपयोग से घने जंगलों को साफ कर खेती योग्य भूमि, सीता भूमि, खेती योग्य भूमि को कहते हैं, सीता भूमि का विस्तार किया गया। राज्य सामान्य किसानों के कुल उत्पादन का 1/6 भाग से 1/4 भाग तक टैक्स के रूप में लेता था। जो टैक्स कितना था? 1/6 से 1/4 तक, जिसे भाग कहते थे। अकाल के समय अनाज गोदामों से मुफ्त धन राशनिंग की जाती थी। अकाल के टाइम में गोदाम से मुफ्त राशन दिया जाता था। सिंचाई व्यवस्था और सुदर्शन झील के बारे में देखते हैं। कृषि को मानसून पर निर्भरता से बचाने के लिए मौर्य शासकों ने सिंचाई व्यवस्था सेतुबंध पर विशेष ध्यान दिया। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने के प्रांतीय गवर्नर पुष्यगुप्त ने गुजरात के गिरनार क्षेत्र में सिंचाई के लिए ऐतिहासिक सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। बाद में सम्राट अशोक के गवर्नर तुसाप ने इस झील से नहरें निकलवाईं। राज्य सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के एवज में किसानों से उदक भागे। अब देखते हैं आंतरिक और बाह्य व्यापारिक मार्ग। व्यापार सड़क और जलमार्ग दोनों में उन्नत था। साम्राज्य का सबसे मुख्य प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग था उत्तरापथ, जो बंगाल के ताम्रलिप्ति बंदरगाह से शुरू होकर पाटलिपुत्र, वाराणसी, कौशाम्बी और मथुरा होते हुए सीधा उत्तर पश्चिम तक्षशिला, पाकिस्तान और काबुल तक जाता था। यही मार्ग आगे चलकर मध्यकाल में शेरशाह सूरी और आधुनिक काल में ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड बना। मिस्र, सीरिया और यूनान के साथ मखमली वस्त्रों, मसालों और मोतियों का समुद्री व्यापार भी होता था। सामाजिक स्थिति क्या थी? तो पारंपरिक रूप से समाज 4 वर्णों में विभक्त था, परंतु व्यवसाय के आधार पर समाज कई जातियों में बंटने लगा था। मेगास्थनीज का भ्रम। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को जातियों के बजाय उनके काम के आधार पर श्रेणियों में बांटा हुआ बताया गया। दार्शनिक, किसान, अहीर या चरवाहे, शिल्पी यानी कि कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, गुप्तचर, सभासद ये होते थे। क्योंकि किसान केवल खेती करते थे और युद्ध में भाग नहीं लेते थे, ये देखकर विदेशी मेगास्थनीज बहुत हैरान हुआ कि किसान केवल खेती करते हैं। दास प्रथा की अनूठी स्थिति थी। इसमें मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, परंतु यह ऐतिहासिक रूप से पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का विस्तृत उल्लेख मिलता है। कारण है, यूनानी रोम में दासों के साथ अत्यंत अमानवीय व्यवहार होता था, उन्हें जानवरों की तरह बेचा जाता था। इसके विपरीत भारत में दासों को सम्मान मिलता था। महिलाओं की सामाजिक स्थिति कैसी थी? मौर्य काल में महिलाओं की स्थिति स्मृति काल की तुलना में बेहतर थी। उन्हें पुनर्विवाह और तलाक, जिसे अर्थशास्त्र में मोक्ष कहा गया है, की कानूनी अनुमति थी। कुलीन परिवारों की स्त्रियां जो घरों के भीतर रहती थीं, उन्हें कौटिल्य ने अनिष्कासिनी कहा है। स्वतंत्र रूप से जीवन यापन कर वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिलाओं को रूपजीवा कहा जाता था, जिनकी सुरक्षा और टैक्स की देखरेख गणिकाध्यक्ष करता था। मौर्यकालीन राजकीय कला। मौर्य काल का भारतीय कला से विकास की संक्रांति का काल कहा जाता है। इसी काल में लकड़ी और मिट्टी के स्थान पर स्थायी पत्थरों का प्रयोग स्थापत्य कला में शुरू हुआ। राजकीय कला का सबसे सुंदर उदाहरण अशोक के द्वारा स्थापित विशाल एकाश पत्थर हैं, शिलालेख हैं। ये स्तंभ चुनार यानी कि वाराणसी के बलुआ पत्थरों से एक ही टुकड़े से काटकर बनाए गए हैं। इन पत्थरों पर की गई शीशे जैसी अद्भुत पोप यानी कि चमकदार पॉलिश मौर्य कला की सबसे बड़ी विशेषता है, जिसे आज के इंजीनियर भी देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ का शीर्ष। अशोक के द्वारा सारनाथ वाराणसी में स्थापित स्तंभ का शीर्ष भाग आज के टाइम भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसमें पीठ सटाकर बैठे हुए 4 सिंह हैं, जो शक्ति, साहस और संप्रभुता के प्रतीक हैं। इसके बीच नीचे चौकी पर 4 पशु अंकित हैं, हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह, जो गति और ऊर्जा के प्रतीक है। चौकी के बीच स्थित 24 तीलियों वाला अर्धचक्र है, जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के केंद्र में सुशोभित। अब देखते हैं स्तूप स्थापत्य कला, जिसमें मुख्य होता सांची का स्तूप। बौद्ध परंपराओं के अनुसार अशोक ने अपने काल में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। कितना? 84,000। स्तूप मुख्यतः अर्धगोलाकार ईंटों की संरचना होती है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची का महान स्तूप मौर्य काल कला का सर्वोच्च विश्व धरोहर का उदाहरण है। गुफा स्थापत्य कला। बारावर की गुफाएं। इसमें सम्राट अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने बिहार के निकट बारावर और नागार्जुनी पहाड़ियों की कठोर चट्टानों को काटकर इसमें बहुत सी गुफाओं का निर्माण करवाया और इनको बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए बनवाया। अशोक ने बौद्ध होने के बावजूद ये गुफाएं आजीविक संप्रदाय के भिक्षुओं को दान कर दी थी, जो उनकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति को प्रमाणित करता है।
यानी कुछ तो उसने बौद्ध भिक्षुओं के लिए गुफाएं बनवाई, कुछ उसने आजीविक संप्रदाय के भिक्षुओं को दान कर दी थी। यह उसकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति का प्रमाण है कि वो कट्टर नहीं था। मौर्यकालीन लोक कला या छेचड़ी। शाही महलों और स्तंभों से अलग आम जनता के कलाकारों द्वारा स्वतंत्र रूप से मूर्तियां बनाई जाती थी, जिसे लोक कला कहते थे। दीदारगंज यानी पटना से प्राप्त चामर ग्राहिणी यक्षिणी की आमद कद मूर्ति लोक कला की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। ये मूर्ति चुनार के बलुआ पत्थर से बनी है और इस पर भी विशिष्ट मौर्यकालीन चमकीली पालिश मौजूद है। इसके अलावा मथुरा के परखम से यक्ष की मूर्ति मिली है। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण 332 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु के बाद 50 वर्षों के भीतर इस साम्राज्य का पतन हो गया। इसके मुख्य कारण थे अयोग्य उत्तराधिकारी, अशोक के बाद कुणाल, दशरथ, संप्रति आदि निर्बल शासक हुए, इतने बड़े साम्राज्य को संभाल नहीं सके। उसके बाद अत्यंत केंद्रीयकरण, सारी शक्तियां केवल राजा के पास केंद्रित थी। राजा के कमजोर होते ही दूरस्थ प्रांतों के गवर्नर स्वतंत्र होने लगे। उसके बाद आर्थिक संकट क्या था? विशाल सेना और बड़ी नौकरशाही को वेतन देने तथा अशोक द्वारा भारी मात्रा में किए गए धार्मिक दानों के कारण राजकीय खजाना खाली हो गया था। अब देखते हैं साम्राज्य का अंत कैसे हुआ। 185 ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं, 185 ईस्वी, 185 ईस्वी, ईसा पूर्व नहीं, अब ईस्वी आ गई। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जो कि अत्यंत कमजोर और अदूरदर्शी था। बृहद्रथ का सेनापति कट्टर ब्राह्मण था, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। 185 ईसा पूर्व में एक सैन्य निरीक्षण सेना की परेड के दौरान पुष्यमित्र शुंग ने अपनी भरी सभा के दौरान राजा बृहद्रथ की हत्या कर दी। इसका जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, इसने राजा की हत्या कर दी। इसके साथ ही 137 वर्षों के गौरवशाली मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया और मगध पर एक नए राजवंश शुंग वंश की स्थापना हुई, पुष्यमित्र शुंग ने की। मौर्य साम्राज्य ऐतिहासिक महत्व देखते हैं। मौर्य साम्राज्य ने भारत को भौगोलिक और राजनीतिक एकता प्रदान की, जो पहले कभी नहीं थी। इस काल में भारत का सांस्कृतिक और धार्मिक विस्तार दुनिया के अन्य देशों, श्रीलंका, मध्य एशिया, पूर्वी एशिया में हुआ। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा इसी काल से फलीभूत हुई। मौर्य द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था ने आने वाले गुप्त साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत और ब्रिटिश काल तक के प्रशासनिक ढांचे को प्रभावित किया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ अपने ज्ञान को बेहतर